मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप हमने जो जो टॉपिक कवर कर लिए आपने अच्छे से उनको समझ लिया होगा। उनमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो हमारा नया टॉपिक देखो, हमने जैव उर्वरक पढ़ लिया है तो हमारा नया टॉपिक आ जाता है खाद। क्या आ जाता है? और खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्योर। क्या बोलते हैं? यानी हम आज बात करेंगे मैन्योर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खाद के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस खाद शब्द की। किसकी बात कर लेते हैं? तो खाद शब्द जो है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? याद रखना, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा से आया क्या? खाद। और इस खाद का अगर हम अर्थ देखते हैं हिंदी में तो खाद का मतलब होता है खाद्य। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खाद्य। क्या मतलब होता है? और खाद्य अगर शब्द की हम बात करें यानी कि संस्कृत में जो खाद्य होता है उससे हमने बना दिया है खाद। क्या बना दिया है? संस्कृत शब्द है खाद्य, इससे बना दिया हमने खाद। क्या बना दिया? और संस्कृत में खाद्य कहाँ बोला जाता है तो याद रखना, जहां हमको भोजन बोलना होता है ना वहां बोलते हैं खाद्य। क्या बोलते हैं? यानी इस खाद्य शब्द का अर्थ होता है भोजन। क्या अर्थ होता है? यानी याद रखना आप लोग अच्छे से कि खाद कौन सी भाषा का शब्द है। याद रखना, सुपरवाइजर वाले और जेट दोनों इस बात को गांठ बांध के रख लेना कि शब्द का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सुपरवाइजर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि शुगर केन गन्ना किस भाषा के शब्द से बना है। 3-4 शब्द हैं, यही लिखा देता हूं। जैसे एक तो होता है गन्ना। क्या होता है? एक होता है कपास। क्या है? याद रखना, गन्ना कपास ये दोनों के दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? गन्ना और कपास किस भाषा के शब्द हैं? हाँ, इन दोनों का भी ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों हैं संस्कृत भाषा के। किसके हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। याद रख लोगे इस बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी पहली चीज तो ये हुई कि हमें ये समझ में आ गया है कि सर ये खाद कहां से लेके आए हो? तो खाद हम लेके आए हैं संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से? जो बना है खाद्य शब्द से, और खाद्य का अर्थ होता है भोजन। क्या अर्थ होता है? यानी अब ध्यान रखना, कपास, गन्ना और खाद ये तीनों के तीनों शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के हैं? याद रख लोगे तीनों को। सर खाद किसको कहेंगे? तो कल की क्लास में खाद की एक परिभाषा बताई थी मैंने कि खाद का मतलब होता है जीव जंतु या फिर पादपों के जो अवशेष होते हैं, पादपों व जंतुओं के अवशेषों को उचित तापमान व नमी पर विच्छेदन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? या सीधा कह सकते हो पदार्थों को, प्राप्त पदार्थों को खाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? खाद। क्या बोलते हैं? क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तीनों चारों शब्द कल की क्लास में मैंने समझाया था। पादप और जंतु का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ तापमान का इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था। नमी और ताप से क्या मतलब है, आपको ये भी समझा दिया था मैंने कि विच्छेदन का मतलब क्या होता है। विच्छेदन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। क्या मतलब होता है? इसको क्या कहते हैं? विच्छेदन। सर जटिल सरल ये क्या पंगा है? जटिल सरल भी समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने सेल्यूलोज नाम सुना होगा। सुना है क्या? पक्की बात है? कोई है जिसने आज तक सेल्यूलोज नाम नहीं सुन रखा? और ग्लूकोज भी नाम सुन रखा है क्या? यानी ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है?
ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक चेन संरचना बनाते हैं तो उससे क्या बोल देते हैं हम, यानी सेल्यूलोज वास्तव में किससे बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे अणु हैं तो इसका मतलब इसको तो बोल देंगे जटिल अणु। क्या बोल देंगे, जबकि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है, एक सरल अणु। क्या है, एक, यानी कि पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पहले ग्लूकोज ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाद में ग्लूकोज से स्टार्च या फिर यूं कहे माल्टोज या फिर यूं कहे बाकी के जो कंपाउंड्स होते हैं सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सारे किससे बनते हैं, इसी ग्लूकोज से आगे चल के बनते हैं। समझ गए। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ये क्रिया इधर से चलती है इधर की ओर, कहां से कहां की तरफ चलती है। लेकिन जैसे ही हम विच्छेदन की बात करते हैं तो विच्छेदन में ये क्रिया चलती है यहां से यहां की तरफ, यानी सरल जो सॉरी जटिल जो अणु है वो किसमें टूटेंगे, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विच्छेदन। जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना कहलाता है विच्छेदन। क्या कहलाता है, उम्मीद करता हूं विच्छेदन क्या होता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। यानी जैसे ऐसे समझ लो इस चीज को कि हम क्या कर रहे हैं, विच्छेदन का मतलब उनको सड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनको, सर खाद के दो चार उदाहरण बता दो ना ताकि आसान हो जाए। तो खाद का एक उदाहरण है FYM जिसको बोलते हैं गोबर की खाद का उदाहरण है कंपोस्ट। क्या उदाहरण है, खाद का उदाहरण है वर्मी कंपोस्ट। क्या है, वर्मी कंपोस्ट, ये भी एक प्रकार की क्या है, खाद है। खाद का उदाहरण है हड्डी का चूर्ण। क्या है, हड्डी का चूर्ण। खाद का उदाहरण है मीट का चूर्ण। किसका, मीट का चूर्ण। खाद का उदाहरण है खलियां। क्या है, अरे खलियां जानते हो क्या, जिसको केक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या होती है खलियां, तिलहनी फसलों का तेल निकालने के बाद जो बच गया उसको बोलते हैं खली। क्या बोलते हैं उसको, देसी भाषा में बोलते हैं खल, जो गाय भैंस को देते हैं। समझ गए बात, उन्हीं की बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे ग्वानो, यानी जो समुद्री पक्षी होते हैं उनकी बीट को क्या बोलते हैं, या फिर हम बात करते हैं जैसे बकरी की खाद। जानते हो क्या, बकरी व लल्डी की खाद, गॉट एंड शिप मैन्योर। क्या बोलते हैं, हाँ तो याद रखना बकरी की खाद, लल्डी की खाद, है ना, याद रख लोगे। कोई सी भी खाद हो, खाद खाद होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो सारे किस में आते हैं, खाद में आ जाते हैं। जैसे हरी खाद, सुना है क्या नाम, हाँ तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, खाद के उदाहरण है। क्या सेट है मामला यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड मॉर्निंग सभी को। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा कि खाद किस भाषा से आया है, खाद होता क्या है, इसके उदाहरण क्या है, अभी इतना ही पढ़ा है। सही बात है। खाद को हमने दो भागों में वर्गीकृत कर रखा है। यानी अगर आपको ये पूछे खाद कितने प्रकार की होती है तो आप क्या कहोगे, तो कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, उनकी बात कर ले क्या। एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद। कौन सी होती है, एक तो होती है स्थूल कार्बनिक खाद। क्या होती है, स्थूल को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे बल्की, और कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। क्या बोल देंगे, बल्कि ऑर्गेनिक। समझ में आई क्या मेरी बात। और दूसरी जो खाद होती है वो आ जाती है, उसको हम बोल देते हैं, दूसरी को बोलते हैं, देखो पहली स्थूल हो गई तो दूसरी हो जाती है सांद्रित। क्या हो जाती है, तो दूसरी होगी सांद्रित कार्बनिक खाद। क्या होगी दूसरी, सांद्रित को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर्स। यानी पहली बात तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कार्बनिक खाद होती कितने प्रकार की है, एक तो है स्थूल और दूसरी है, अच्छा सांद्रता का मतलब तो समझते हो क्या। जैसे कोई आपको यूं कहे कि किसी विलियन में किसी पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है या किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी सांद्रता ज्यादा है, यही बोलते हैं। तो
तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बनिक सांद्रित खाद की, तो यही कहें सांद्रित कार्बनिक खाद की, तो इसमें सांद्रता क्या होती है। सांद्रता किसकी। पोषक तत्वों की। यानी ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो उसको तो बोलते हैं स्थूल। क्या बोलते हैं। और ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात। यानी पोषक तत्वों की मात्रा, या यूं कहें पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है। अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हुई तो क्या कहेंगे, और कम हुई तो क्या कहेंगे। जैसे FiM की हम बात करें तो FiM की रासायनिक संरचना में अगर हम जांच करते हैं तो नाइट्रोजन होता है 0.5%। कितना होता है। यानी कहने का मतलब 100 किलो अगर आप FiM डालते हो तो आपको केवल 0.5 kg नाइट्रोजन मिलेगी। सही बात है। सही बात है। अब बात करते हैं केक की। किसकी बात करते हैं। यानी खली की। किसकी बात करते हैं। खली की। खली में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मूंगफली की खली की। किसकी बात कर लेते हैं। तो मूंगफली की खली के अंदर 7.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है। यानी अगर आपने मूंगफली की खली 100 केजी डाल दी खेत में तो आपको मिल जाएगा 7.2 केजी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। बताओ पोषक तत्वों की मात्रा कम है कि ज्यादा है। यानी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या है और इसमें क्या है। अरे 1 किलो भी नहीं है। कितना किलो नहीं है। यानी कि अगर पोषक तत्वों की मात्रा कम है इसका मतलब हम कहेंगे स्थूल, और ज्यादा है इसका मतलब क्या कहेंगे। तो मूंगफली में ज्यादा है कम है। यानी खलियां किसका उदाहरण है। सांद्रित का। किसका उदाहरण है। सांद्रित का। और अगर हम बात करते हैं तो FiM किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है। क्या ये बात सेट हुई क्या दिमाग में। तो पहली बात तो सर स्थूल कार्बनिक खाद कहेंगे किसको ये समझा दो हमको तो एक बार। तो स्थूल कार्बनिक खाद की परिभाषा बहुत आसान है मेरे रसगुल्लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है वह खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है। मात्रा कम तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्थूल कार्बनिक खाद। क्या बोलते हैं। यहाँ का मतलब कार्बनिक है। क्या मतलब है यहाँ। आप पूरा लिख लेना। आपका मत कर देना कि आप भी सोचो कि सर टिका दिया का ही हमने भी। ऐसा तो नहीं करोगे ना। एक बार क्या हुआ जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो ऐसे लिखाते हैं ना, ऐसे कार्बनिक पदार्थ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कार्बनिक और पदार्थ लिखते हैं ना ऐसे। तो क्या है कि मेरी आदत है कि जैसे 2-4 बार कोई शब्द आ जाता है तो फिर मैं उसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा लंबा लिखना पढ़ना या पढ़ाना पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, कार्बनिक पदार्थ को ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, कार्बनिक और पदार्थ। सही बात है। तो समझदार बच्चे होते हैं वो तो क्या करते हैं, इस तरह से लिख भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं कि का और पे लिखा हुआ है इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ है। क्या मतलब है। और कुछ मेरे जैसे भी तो होते हैं ना, ज्यादा समझदार बच्चे भी तो होते हैं ना। तो उनमें से एक ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया का और ये लोग पे। पढ़ाया तब तो समझ में आ गया कि क्या लिखा है, कार्बनिक पदार्थ। पर जरूरी थोड़ी होता है हर बात आपको याद ही रहे। 10-20 दिन बीत गए, 10-20 दिन मान लीजिए बीत गए, उसके बाद में उसने पढ़ा तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है। अब पंगा हो गया। पंगा होते ही पहुंच गया क्लास के बाहर मेरे पास। मैं उदयपुर था तब की बात है। मुझे आके कहता सर काप क्या होता है। मैंने भी ऐसे बात ही बात में टाल दिया। मैंने कहा बेटा काप तो कुछ नहीं होता, मैंने तो ऐसा कोई शब्द कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा सोच के मैंने सोचा यार ये इसने कोई यूं मार रहा है तुक्का, तो मैंने भी कहा ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, काप वाप ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं क्लास में चला गया।
बच्चे को इतना मौका मिल जाए कि मास्टर को ये नहीं आ रहा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? यानी बच्चा जैसे ही क्लास में गया, तो मेरी आदत है क्लास में जाते ही कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाथ खड़ा हो गया पीछे से, हाथ खड़ा होते मैं समझ तो गया, मैंने कहा ये वही मुर्गा है जो बाहर मिला था। पर मैंने कहा क्लास में है तो पूछते हैं क्या दिक्कत है। मैंने कहा खड़ा हो। बोले सर काप क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा कहाँ पढ़ा था? बोले सर आपने पढ़ाया था। अब सुन रहा सर को टेंशन, टेंशन ये कि यार पहली बात तो मैंने पढ़ाया यार, मुझे नहीं आ रहा है, और दूसरी बात क्लास में बच्चा खड़ा होकर सवाल पूछ ले, मास्टर नहीं पढ़ाई, मास्टर वैसे दौड़ा हो जाता है। हाँ ये तो डबल हो गया मामला। मैंने कहा क्या किया जाए? मैंने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा कहाँ पढ़ाया था मैंने? बोले सर दूसरी इकाई में पढ़ाया था आपने, कार्बनिक पदार्थों के नाम से आपको एक इकाई पढ़ाऊंगा जेट वालों को, नाम भी उसका है मृदा कार्बनिक पदार्थ के नाम से, जीवाश्म पदार्थों के नाम से, दूसरी यूनिट में पढ़ाया था। मैंने कहा इसके आगे पीछे का भी बोलना थोड़ा बहुत कि आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। बोले सर आपने लिखाया था कि मृदा नमी बढ़ने पर काप का विच्छेदन बढ़ जाता है। मैंने कहा तो मुर्गा बन जा। मैंने कहा करम फुटे आदमी, मैंने ऐसा लिखाया होगा कि का फिर बीच में डॉट फिर बीच में पे, ऐसे लिखाया था, और तूने क्या किया, इन डॉट को तो खा गया और सीधा क्या कर दिया का। समझ गए मेरी बात? तो मैंने कहा उसको कि का मतलब कार्बनिक और पे का मतलब पदार्थ है। अब ऐसा का कुछ होता ही नहीं तो सुंदर से क्या पैदा करेगा उसको। तो आप में से भी कोई समझदार ऐसे मत कहना कि सर स्टूल का क्या होता है, तो स्टूल कार्बनिक खाद कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आप में से तो कोई काप बना के नहीं लाएगा ना, पक्की बात है? चलो ठीक है मान लेते हैं कि नहीं लाएगा, कार्बनिक खाद कहते हैं, ये हो गई बात काम की, ठीक बात है। अब जिस खाद में पोषक तत्व ही कम है और आप थोड़ी सी डालोगे तो बताओ मजा आएगा क्या खेत को? यानी आप ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्व कम है, पोषक तत्व के लिए तो खेत में डाल रहे हो, उसमें पोषक तत्व कम है तो थोड़ी सी डालने पर खेत को मजा आएगा क्या? खेत को मजा कब आएगा? यानी कि स्थूल कार्बनिक खादों को कैसे डालते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में। यानी अगला पॉइंट हो जाता है कि इनका उपयोग कैसे करते हैं? हाँ इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। कैसे किया जाता है? इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। क्या समझ में आई क्या ये बात? दूसरी बात, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सर पंगा हो गया, ये तो रटना पड़ेगा। अरे रटने की जरूरत नहीं है बेटा, आप थोड़ा सा समझदारी दिखा दो, इतने में काम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है FIM में क्या होते हैं? कम होते हैं, सही बात है। FIM के जितने ही किसमें पाए जाते हैं? कंपोस्ट में। किसमें पाए जाते हैं? और उतने ही किसमें होते हैं लगभग लगभग? वर्मी कंपोस्ट में। यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे हरी खाद में भी तो कम ही होते हैं। यानी कि आपको याद रखना कि लगभग लगभग ऐसे मानना है आपको कि जिसके अंदर लगभग 7 8 9 10 यानी 10 के आसपास, 7 से लेकर 10 तक पोषक तत्वों की मात्रा जिसमें लिखा हूं ना, उसको तो मान लेना सांद्रित, और जिसमें 2 4 5 लिखा हूं ना, उसको मान लेना आप। समझ में आ गई मेरी बात? इनमें से ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसके अंदर 8% 9% नाइट्रोजन या फोस्फोरस या पोटेशियम, तीनों में से कोई सा भी हो सकता, जरूरी नहीं नाइट्रोजन ही हो। जैसे मान लो हम बात करें हड्डियों का चूर्ण, तो हड्डियों में फोस्फोरस ज्यादा होता है, नाइट्रोजन तो बहुत कम होता है, 1-2% ही होता है। फोस्फोरस क्या होता है? इसका मतलब फोस्फोरस ज्यादा है, कोई सा भी है ज्यादा तो है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां आप करेंगे FIM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, एक होता है नाइट सॉइल। कौन सी सॉइल? जानते हो क्या इसको? जानते हो कौन सी खाद होती है? मनुष्यों की खाद। कौन बोला ये? हाँ ये मनुष्यों वाली खाद है, जिसको बोला जाता है मनुष्य, या जिसको बोलते हैं मानव मल। क्या बोलते हैं? मानव मल। जानते हो सब? अरे कोई है जो नहीं जानता? आप में से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पौधे कौन कौन लगाता है? वैसे सारे किसान परिवार वाले होंगे आप तो, हैं? कोई सिटी वाला भी है क्या तुम में?
सिटी वाला भी है कि एक दो, सब किसान परिवार से हो, तो अपना इससे कोई वास्ता नहीं पड़ता है। इसका वास्ता पड़ता है सिटी वालों के साथ। किनके साथ पड़ता है? जैसे सिटी में रहते हैं उन बच्चों को तो फिर भी कम, बच्चियों को थोड़ा सा ज्यादा शौक होता है कि मैं एक गोभी का फूल लगाऊं गमले में, ऐसा होता है ना। अरे ये सच्चाई है। आपको मैं बताऊं, जैसे आपको भी शौक है, पर आप लोग क्या करते हो, जैसे लड़कियों को या लड़कों को आपने देखा होगा, जैसे मैं मेरे घर की बात करता हूँ, मेरी बहनों को इस तरह का शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है। जैसे घर के जस्ट बाहर थोड़ी जगह खाली रहती है, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा FIM गोबर की खाद डालते हैं, उसको फावड़े से थोड़ा कर करवा के उसमें सब्जियां लगा देते हैं। समझ में आई मेरी बात? और आप में से अधिकांश बच्चे ये करते होंगे कि घर के आसपास जो खाली जगह होती है, वहां जैसे मान लो घिया का बीज लगा दिया या कोई भी सब्जी बो देते हो, आप जनरली घर की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो। तो आपको क्या लगता है सिटी वाले इंसान नहीं है? वो भी करते हैं। अब उनके जमीन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं रोड पे ले जाके लगाएंगे, तो वो क्या करते हैं, गमलों में मिट्टी डालते हैं। किसमें डालते हैं? और फिर उन्हीं में लगा देते हैं। जैसे गमले में मिट्टी भर के, मिट्टी भरने के बाद उसी में क्या लगा देते हैं, जैसे मान लो कोई पौधा, गुलाब का पौधा लगा दिया, और किसी किसी को ऐसा हो कि मैं तो ऑर्गेनिक ही खाऊं, बाकी कुछ खाऊं ही नहीं, ऐसा भी होता है ना कुछ कि मैं तो ऑर्गेनिक फूल लगाऊंगा। तो कईयों को शौक होता है, जैसे मान लो गोभी लगा दी उसके अंदर, या फिर कोई भी सब्जी लगा ली और घर के पीछे की तरफ खाली जगह होती है उसमें रख दी। तो सिटी वालों को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी खाद आती है वर्मी कंपोस्ट। कौन सी आती है? और आपको बता दो मार्केट में वर्मी कंपोस्ट मिलती है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो मनुष्य कंपोस्ट होती है ना, नाइट सोइल, इस नाइट सोइल को क्या किया जाता है, सिटी में एक सिस्टम होता है जिसको आपने सुना होगा, सीवरेज एंड सलज, सीवरेज लाइन तो नाम सुना होगा ना आपने। तो होता क्या है कि पूरी सिटी में नीचे एक मिट्टी के अंदर एक बड़ा सा पाइप दबा दिया जाता है, और जितने भी घर होते हैं उन सब का जो नाइट, या यूं कहें जो मनुष्य मल होता है, उसको इकट्ठा करके बाहर निकाल दिया जाता है सिटी के। अरे सिटी के बाहर निकालते हैं उसको, और बाहर जाने के बाद एक बड़ा सा ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ट्रीटमेंट का मतलब बड़ा सा प्लांट बना हुआ होता है। उस प्लांट का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो सॉलिड भाग है ना, ठोस भाग, उसको तो अलग कर लेगा, और जो द्रव भाग है उसको क्या कर लेगा। अब क्या करेगा, ये जो सॉलिड भाग होता है ना, जैसे बड़ा सा टैंक होता है, उस टैंक में उस सॉलिड ठोस वाले भाग को इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अब जैसा आया था वैसा ही दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेड सड़ाते हैं। क्या करते हैं? तो सड़ने से क्या होती है, इसमें जो ऑर्डर होती है ना, स्मेल, वो भी खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारे जो हार्मफुल जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। प्लस साथ में इसका थोड़ा थोड़ा विच्छेदन होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा बदल जाएगा। इसको अच्छे से सड़ाने गलाने के बाद इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इससे बना देते हैं खाद। क्या बना देते हैं? और जो द्रव पोर्शन, पानी को जो अलग किया था, इस पानी को थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने के बाद इसको तो काम में लेते हैं सिंचाई के। किसके काम में लेते हैं? यानी जैसे पास में जो भी कोई गांव होगा या कोई कहीं होता है, वहां भेज देते हैं पानी को, कि लो भाई किसानों आप सिंचाई करो इससे। तो और ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसकी हो जाती है थैलियों में पैकिंग। किसमें पैकिंग हो जाती है? वैसे तो ये नाइट सोइल के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल रहता है, पर होता क्या है कि कई आपके जैसे शैतान आदमी भी होते हैं। नाइट सोइल लिख के बेचोगे तो कोई खरीदेगा क्या? तो लोग क्या करते हैं, यूनिट खोलते हैं वर्मी कंपोस्ट की। किसकी खोलते हैं? और वर्मी कंपोस्ट बाहर लिखते हैं, और थैली के अंदर क्या कर देते हैं, नाइट सोइल भर देते हैं। दिखने में दोनों सड़ाने गलाने के बाद एक जैसी दिखती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो जिन बच्चियों को या जिन बालकों को शौक होता है, वो कहते हैं पापा हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट लाना, मेरे गोभी का फूल मेरी गोभी का फूल मुरझाया हुआ है। तो गोभी में देने के लिए या जो भी आपने गार्डन में बोया है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट मंगवाते हैं, और सामान्य सी बातें मंगवाते हैं। जैसे ही पापा वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं, अब लड़कों के तो क्या है, ऐसे जनरली होता है भाई चलो डाल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे डाल दिया और फिर उसके बाद 2 बार ऐसे करते हैं, और 3 बार पीछे हाथ हाथ साफ। पर जब लड़कियां ऐसा काम करती है ना, तो पूरे फ्लो में आ जाती है। फ्लो समझते हो? फ्लो का मतलब ऐसा आ जाता है, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि किसी फिल्म के अंदर जैसे मान लो कोई एक्टर जैसे गमले में खाद डाल रही थी, फिर अचानक हवा चलती है और हाथ को ऐसे करती है ना? तो लड़कियां पूरे फ्लो मारने के बाद हाथ किसी के भी ऐसे जरूर करेगी। तो मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लाके ऐसा, क्योंकि जरूरी नहीं वो वर्मी कंपोस्ट हो, वो तो
हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रख लोगे ना। तो नाइट सॉइल का मतलब आपको समझ में आ गया, और नाइट सॉइल कैसे बनाई जाती है ये भी समझ में आ गया होगा। नाइट सॉइल को बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनको फर्मेंटेट करने के बाद उसमें से जैसे जो स्मेल होती है या जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। थोड़ा उसको सड़ाने के बाद उसको एज ए मैन्योर काम में लिया जाता है, और ये बड़े लेवल पे चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर। क्योंकि आप लोग सोचो जयपुर कितनी बड़ी सिटी है, डेली का कितना कलेक्शन होता होगा। अब उसको फेंकेंगे थोड़ी ना, नहीं फेंकेंगे, है ना, उसको काम में लेंगे। इस तरह से ये हो गया नाइट सॉइल, इसमें भी कम होते हैं। इसके अलावा हरी खाद हो गया। सर इसके अलावा क्या आ सकता है? हरी खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, नाइट सॉइल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनके अंदर कम होती है या जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है उनको हम कह सकते हैं जैसे बकरी की खाद। किसकी खाद है? बकरी की खाद, जिसको बोल देते हैं सिप एंड गोट, क्योंकि लल्डी की खाद तो अच्छा नहीं लगेगा तो इंग्लिश में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं? सिप एंड गॉट मैन्योर। अच्छा बेड बोलते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। हाँ तुम लिख लेना, है ना, भेड़ व बकरी की खाद, हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है बच्चों? अगर आपको गलती से भी पूछ ले निम्न में से स्थूल खाद का उदाहरण है तो बताओगे कि नहीं? पक्की बात है। दूसरा आ जाता है हमारे सामने सांद्रित कार्बनिक खाद। क्या आ जाता है? अगर सांद्रित कार्बनिक खाद की हम बात करते हैं तो सांद्रित कार्बनिक खाद में आपको ध्यान रखना है इसके अंदर क्या होती है? पोषक तत्वों की मात्रा। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? याद रखना, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अरे बेटा आप जो हेल्थ डिस्कशन कर रहे हो ना इसको बंद कर दो। अब तो नाइट सॉइल को छोड़ दिया हमने, अब दूसरे टॉपिक पे आ गए। अभी भी कोई डिस्कस कर रहे हो तुम लोग? गजब आदमी हो यार। यानी इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसी खाद को क्या कहते हैं? सांद्रित कार्बनिक। अब एक बात बताओ, क्या इनकी ज्यादा मात्रा डालने की जरूरत है? क्या थोड़ी सी डालते ही पोषक तत्व मिल जाएगा? यानी इनका उपयोग कैसे करते हैं? इनका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना खलियां। क्या याद रखना? जो खलियां होती है जिनको बोलते हैं केक, या जिसको बोलते हैं ना सीधा सीधा खली जो होती है ना, वो खली के इसमें आती है सांद्रित कार्बनिक खाद में। खलियों का मतलब होता है तिलहनी फसलों का तेल निकालने के बाद जो बच गया उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खली बोलते हैं। सर इसके अलावा स्टार्ट करो हड्डी से। जैसे मान लो जानवर मर गया, उसके बाद में आपने देखा होगा ट्रकों में से हड्डियां भर भर के जाती है। बचपन में आपको घर वालों ने कहानी सुनाई होगी कि चीनी इन्हीं से बनती है, पर ऐसा नहीं होता है। चीनी तो गन्ने से ही बनती है। किससे बनती है? तो अब भी कोई ये सोचता है क्या कि सर हड्डियों से चीनी बनाई जाती है? हाँ जी, क्या करते हो? चीनी का कोई एक बोलो समझदार, यहाँ महिला संगीत मत बनाओ। कोई एक बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? चीनी का? बेटा मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ हड्डियों की बात कर रहे हैं। तो आपसे खुद से स्टार्ट कर लो। आपके शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, खून है, तीनों की खाद बनती है। यानी हड्डी की खाद, जैसे बुच्चड़ खाने होते हैं ना गाय को, जैसे भैंस को, किसी को भी जानवर को काटा गया, काटने पर उनका जो खून होता है वो बह के जाता है ना, तो वहां जो बुच्चड़ खाने होते हैं, स्लेटर हाउस होते हैं, वहां पर क्या होता है? नालियां बना देते हैं। तो जितना खून होता है वो बह के बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद उस खून को सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद मशीन से पीस कर पाउडर बना देते हैं। उसको बोलते हैं ब्लड मील। क्या बोलते हैं उसको? ब्लड मील, जिसको बोलते हैं खून की खाद। क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो हड्डियां बच गई, अरे खाने वाले मांस को तो खा जाते हैं, हड्डियों को भी खाते हैं क्या?
तो जैसे मान लो मांस पूरा उतार लिया, हड्डियां पूरी बच गई, तो हड्डियों को क्या करते हैं, पाउडर के रूप में पीसकर खाद बना देते हैं, जिसको बोलते हैं बोन मील। हड्डी को क्या बोलते हैं, बोन, तो बोन मील क्या बोल देते हैं, बोन मील, जिसको बोलते हैं हड्डी का चूर्ण या हड्डी की खाद। अब मान लेते हैं मांस वाला जो भाग है उसको भी सुखा लिया, उसको भी क्या किया, और सुखाने के बाद पीस लिया उसको, और पीसने के बाद उसकी भी खाद बन गई, उसको बोलते हैं मीट मील। मांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीट, इसका मतलब उसको बोलते हैं मीट मील। तो तीन चीजें हो गई ना, तीनों किस में आती है, इसी के अंदर आएगी। तो पहले तो हम कह देंगे हड्डी की खाद, क्या बोल देंगे, हड्डी की खाद। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वाष्पित और एक होती है जिसको बोलते हैं रो बोन मील और स्टीम बोन मील, जिसको बोलते हैं कच्ची हड्डी की खाद, और एक होती है जिसको स्टीम भाप से उपचारित करने के बाद बनती है। हड्डी की खाद हो गई, इसी तरह से हो जाती है मांस की खाद। किसकी खाद है, जिसको बोलते हैं मांस की खाद, जिसको बोलते हैं मीट मील, क्या बोलते हैं इसको। और एक आ जाती है आप लोगों की, आ जाती है खून की खाद। किसकी खाद है, खून की खाद। समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे गाय भैंस को तो खा जाते हैं लोग, लेकिन सींग भी खाते हैं क्या, यानी कि हो सकता है उनके जो सींग होते हैं उसकी भी खाद बनती है। जैसे आपके नाखून है, गाय भैंस के भी नाखून होते हैं ना, जिनको खुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सींग व खुर की खाद। किसकी खाद बता रहे हैं हम लोग, सींग व खुर की खाद। एक आ जाता है गवानो, क्या आ जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है गवानो क्या होता है, समुद्री पक्षियों की जो बीट होती है ना उसको बोलते हैं गवानो। क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो समुद्र से मछली निकाली गई, क्या निकाली गई, अब मछली पूरी नहीं खाई जाती है, मछली के ऊपर से उसको साफ किया जाता है छील के, जिसको बोलते हैं ना अपन सल्क बोलते हैं। मछली के ऊपर सल्क होता है ना, और मछली का बहुत सारा पोर्शन होता है जिसको काट कूट के अलग कर दिया जाता है और खाने वाला भाग रख लिया जाता है। समझ में आ गई। तो काट कूट के जो अलग करते हैं उससे भी क्या बनती है, खाद। यानी एक हो जाती है मछली की खाद। किसकी खाद है, मछली की खाद। ये सारी की सारी खादें जिंदा जानवरों को या जंतुओं को मार मूर के बनाई जाती है, वो सारी किसमें आती है, सांद्रित कार्बनिक खादों में। समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत है क्या, आपको पूछ ले बताइए मछली की खाद किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, हाँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी जोश में आ रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं सर, सर कप किससे बनते हैं, कप चीनी मिट्टी से बनते हैं। देखो कितना प्यारा डाउट है बच्चे का। कौन है ये है प्रियंका। हाँ प्रियंका जी बेटा कब बनते हैं, चीनी मिट्टी से। किससे बनते हैं, हाँ। पहले वालों की ये भी डर हुआ करता था कि कप हड्डी के जैसा, यार हड्डी से बनाते होंगे, ऐसा नहीं है। कप बनते हैं मिट्टी से। किससे बनते हैं, और मिट्टी होती है चीनी मिट्टी, उसको पकाने के बाद वो आपको इस तरह की दिखाई देती है ना, जिससे आजकल टाइलें बन रही है ना, पहले उस मिट्टी से कप ग्लास बनाए जाते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर खाद को कितने भागों में बांट दिया, एक तो, दूसरी, अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर सिर्फ खली लिखाकर छोड़ दिया, तो खली का मतलब है नाइट्रोजन की खली, महुआ की खली, अरंडी की खली, तिल की खली, नारियल की खली, किसी की भी खली हो। खली तो किसी की भी हो सकती है, सारी खलियां आ गई है इसमें। समझ में आ गई मेरी बात। इसीलिए मैंने खली नहीं लिखकर खलियां लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ तक की बात अगर किसी बालक या बालिका को नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। अब हम एक एक करके इन खलियों को पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे FYM कितनी विधियों से बनाते हैं, कितना उपयोग करते हैं, पोषक तत्व कितने हैं, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, आया या नहीं आया, आ गया। छाप दो, फोटो कॉपी कर दो फिर इस बात पे, कर दो फोटो कॉपी। आप नए आए हो क्या बेटा, आज 3-4 दिन हो गए आते हुए, नए लग रहे हो मेरे को। अरे तुम तो बाबा आदम के जमाने के हो, तुम्हारी कहाँ बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन है, ये बताएंगे तुमको, ये भी एक कहानी है। फटाफट उतार लो, 8 मिनट है, फिर मत कहना सर उतारने नहीं दिया।
जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि गन्ना किस भाषा का शब्द है। गन्ना किस भाषा का है? संस्कृत का। कपास किसका है? संस्कृत का। खाद किसका है? संस्कृत का। मोहित सामोता कह रहा है कि नाइट्रोजन 5%, नाइट सोइल में नाइट्रोजन होती है 5.5%, यानी कि 5.5% होती है, 5 नहीं 5.5 होती है ना। पढ़ाएंगे आगे चल के।